हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, कल के एग्जाम के लिए यानी 2 तारीख वाले पॉलिटिकल साइंस के यानी राजनीतिक शास्त्र के एग्जाम के लिए आज आपके सामने सभी चैप्टर्स का एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया गया है, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी कल वाले एग्जाम में निश्चित रूप से सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न पूछने जा रहा है। तो चैनल पर अभी तक नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए और करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, क्योंकि समय कम है, मात्र 12 या 13 घंटे का समय बच गया आपके सामने और ज्यादा से ज्यादा आज की क्लास में क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। सभी चैप्टर्स यानी पूरे राजनीतिक शास्त्र का ऑल क्वेश्चंस आज की क्लास में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर सवाल है, सभी का क्वेश्चंस का आंसर क्या किया गया है, हाईलाइट किया गया है, ध्यान से देखिएगा और फटाफट से सभी क्वेश्चंस को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला नंबर सवाल है, प्यारे विद्यार्थियों, कहता है कि धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन देश कर रहे थे। तो धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जो है प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्रों की अगुवाई करता था। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आज की क्लास में लाया गया है और फाइनल कल वाले एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। दूसरा नंबर सवाल है, कहता है कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। मित्र राष्ट्र की अगुवाई आपसे पूछा जा रहा है, क्या जर्मनी, फ्रांस, इटली था, जर्मनी, इटली, जापान था, रूस, जापान और फ्रांस था, या अमेरिका, फ्रांस और रूस था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, मित्र राष्ट्रों की जो अगुवाई कर रहा था वो अमेरिका था, फ्रांस था और रूस था। अमेरिका, फ्रांस, रूस तीनों मिलकर मित्र राष्ट्रों की अगुवाई करता था। याद रखिएगा, ये कल के एग्जाम में सभी प्रश्न आपको निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना जरूर बनती है। 2 तारीख यहाँ 2 फरवरी के एग्जाम, कल वाले एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, कहता है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। काफी इंपोर्टेंट है एंड काफी एमबीबीआई सवाल है। दूसरा विश्व युद्ध की बात करें सन 1941 से सन 1945 तक चला था। कब? सन 1941 से सन 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। याद रखिएगा, काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए प्यारे साथियों बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर सवाल के लिए हम लोग बैठते हैं। चौथा नंबर सवाल है, प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जा रहा है, कहता है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत आपको यहाँ पे चूज करना है। कहता है यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा, ये तो सही है। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, ये भी बिल्कुल सही है। शीत युद्ध ने हथियारों का होड़ शुरू की, बिल्कुल यही हथियारों का होड़ उस समय शुरू किया था, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, ये बिल्कुल शामिल नहीं था प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, लेकिन गलत स्टेटमेंट होगा। याद रखिएगा, कल के एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न जो है आज की क्लास से निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल पे चलते हैं और 5 नंबर सवाल है, कहता है निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। तो वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ये वैश्विक क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर सवाल है, कहता है कि किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। तो 2 ऐसे महाशक्ति थे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों का क्या था, यहाँ पे महाशक्तियों का वर्चस्व था किसमें, शीत युद्ध में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और फाइनल यानी कल वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 2 महाशक्ति का नाम याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है प्यारे विद्यार्थियों कब से कब तक हुआ, एक क्लास और आपको अपलोड किया गया है, जो लगभग अभी तक 2500 स्टूडेंट वहां पे देख चुके हैं उस क्लास को। फटाफट से आप भी उसको फटाफट से देखने का प्रयास करिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उस क्लास में भी कराया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, हमने आपको बताया सन 1914 से 1918 तक। कब? सन 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया। काफी हाईलाइटेड क्वेश्चंस एंड काफी बार आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निश्चित रूप से कल के एग्जाम में भी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जापान में जो
हिरोशिमा था, वहां पे नागासाकी पर एक बम गिराया गया था। अमेरिका ने गिराया था प्यारे विद्यार्थियों सन 1945। सन 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया, जिसका परिणाम आज तक देखने को मिलता है। वहां से जो भी बच्चे पैदा होते हैं, किसी का अंधा होता है, किसी का लंगड़ा होता है, याद रखिएगा, यानी विकलांगता भी आती है। बहुत सारे कठिनाइयां अभी तक वहां पे आती रहती है और अभी तक वहां के दीवालों पर क्या है, बहुत सारे खून का चित्र, मानचित्र बन गया हुआ है। तो 1945 यहाँ पर याद रखिएगा, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया था, जो बहुत ही घातक परमाणु बम होता है, आपको पता है। चलिए अगला सवाल है कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा पूछा गया, क्या अमेरिका था, रूस था, जापान था या फ्रांस था। तो आपको पता है शीत युद्ध के जो दौरान पूर्वी गठबंधन का जो अगुवाई करता था वो रूस था। रूस अगुवाई किया था शीत युद्ध के दौरान जो पूर्वी गठबंधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे याद रखिएगा, रूस। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कल वाले एग्जाम में भी निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, कहता है कि येल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने। प्यारे विद्यार्थियों, येल्टसिन जो है किस देश के राष्ट्रपति बने थे, तो रूसी गणराज्य के क्या थे यहाँ पे, एल्स्टीन राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट से आप लोग भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सभी भाई बहन दोस्तों के पास कर दीजिए ताकि सभी इस क्वेश्चंस को देख सके। और महा सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है और एक भी प्रश्न यहाँ से आपको नहीं छूटेगा। काफी लंबा क्वेश्चन है, जूम आउट तो करना पड़ेगा। कहता है महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ, तो 2 खेमों में पूरी दुनिया बट गई थी। चलिए 12 नंबर सवाल है, कहता है अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई। ठीक, बिल्कुल राइट है कि अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई। उसमें कितने देश शामिल थे, और ये जो सवाल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमबीबीआई सवाल है कल, यानी 2 फरवरी के एग्जाम के लिए प्यारे साथियों। तो अप्रैल यहाँ पे याद रखिएगा 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी और 12 ऐसे देश थे जो शामिल हुए थे। कितने, 12। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 ऐसे कंट्री थे जो 1949 में नाटो की स्थापना में शामिल हुआ था। अगला सवाल है कि नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई, तो सोवियत संघ ने इसकी अगुवाई किया था। सन 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना। तो महाशक्तियों के बीच जो खींचातानी का मुख्य अखाड़ा बना था, यूरोप में बना था। कहाँ पे, यूरोप में। और ये जो सवाल है लगभग 5 से 7 बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और 2024 वाले एग्जाम यानी कल वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए याद रखिएगा, महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा यूरोप में बना हुआ था। चलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के यहाँ पे प्रमुख नेता आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के यहाँ पे प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भारत से बिलोंग करते हैं, इसलिए यह सवाल आपके लिए काफी एमबीबीआई होगा, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र में जो क्वेश्चंस भारत से बिलोंग करने वाले होते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था, तो अमेरिका क्या था, पश्चिमी गठबंधन का अगुवा था। अगला सवाल पे चलते हैं, फटाफट से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करने का प्रयास करते हैं। कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आया, अमेरिका और सोवियत संघ। याद रखिएगा काफी बार ये रिपीट हो चुका है, निश्चित रूप से आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्धों का जन्म दिया था, तो अमेरिका और सोवियत संघ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल कि विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से थे। जी हाँ, विश्व राजनीति के जो 2 ध्रुव बने थे अमेरिका और सोवियत संघ बना था, याद रखिएगा। अगला सवाल पे चलते हैं, कहता है मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे, तो ये जो थे सोवियत संघ के महासचिव थे, सोवियत संघ के महासचिव। अगला सवाल है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहां किए थे, तो सन 1961 में किया था बेलग्रेड में। कहां पे, सन 1961 में कहां पे, बेलग्रेड, याद रखिएगा। चलिए क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था,
क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? तो ये अमेरिका के लिए था। अमेरिका के लिए क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था। अगला है कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? तो दो ध्रुवीय विश्व का जो आरंभ है 1945 में हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा 1945 में दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ था। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट होगा। एंड आपके एग्जाम के लिए MVVI सवाल है। कल वाले पेपर में निश्चित रूप से सभी सवाल आज के इस क्लास से टकराएगा। तो सीटो और सेंटो जैसे संगठन का स्थापना कौन से देश था? तो अमेरिका। याद रखिएगा अमेरिका क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो सुकर्णो जो था ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं माने जाते। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो सोवियत संघ ने किया था। दो ध्रुवीय विश्व में जो पूर्ण गठबंधन का नेतृत्व किया था सोवियत संघ। याद रखिए कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपको कराया जा रहा है। तो पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किसे है? तो शीत युद्ध से है। किससे है? शीत युद्ध, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। कहता है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990। जी हाँ अक्टूबर 1990। याद रखिएगा यहाँ पे शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किया गया था। चलिए अगला सवाल है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है 25 दिसंबर 1991। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो आपको पता है 1944। 1944 में यहाँ पे शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। काफी बार ये सवाल आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और निश्चित रूप से कल वाले एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उस समय जो शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का जो नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। अमेरिका जो था ये पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। और कल वाले एग्जाम में ये सवाल आपको निश्चित रूप से मिलेगा, याद रख लीजिए। अगला सवाल की बात करते हैं। कहता है शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? तो सक्रिय और हस्तक्षेप थी। सक्रिय और हस्तक्षेप शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया था? प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था उसमें कितने देश भाग लिए थे? टोटल के टोटल 25 ऐसे देश थे जो भाग लिया था। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है आपसे कि सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया? तो ये जो रिपोर्ट था क्या था? द वाटसन द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। कहता है कि महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य बैठकों की विशेषता बताने वाले कौन सा कथन सही नहीं है? तो महाशक्ति सभी सदस्य देशों में अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती है। ये गलत है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा। अगला सवाल है और दो ध्रुवीयता का जो अंत है उस चैप्टर से है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कल के पेपर में इस चैप्टर से भी काफी सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो भी आज के क्लास से। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? नाजी पार्टी। आपको पता है नाजी पार्टी जो है सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी? नाजी पार्टी। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दलीय शासन व्यवस्था हुई। सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दलीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। चलिए सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुआ? तो सोवियत संघ की जो स्थापना है 15 ऐसे गणराज्य थे जिनको मिलाकर हुआ। गणराज्य मतलब गणतंत्र है, याद रखिएगा। तो 15 ऐसे गणतंत्र राज्य जो सोवियत संघ की स्थापना में शामिल किया गया। चलिए सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? कहां पे? अफगानिस्तान में। ये भी कल वाले एग्जाम के लिए प्यारे साथियों, कल वाले एग्जाम के लिए MVVI है और निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1979 वो दिन था जिसमें सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप किया था। कब? 1979। यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको सोवियत संघ का उदारीकारी राज्य माना गया? तो रूस को माना गया। किसको? रूस को। ऑप्शन नंबर ए राइट है। शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया?
तो ये 1979 में गिराया गया और कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एमबीबीआई है। और कल यानी 2 फरवरी की ये आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन टकराएगा, याद रखिएगा। काफी गेस क्वेश्चन है ये। कहता है 150 किमी लंबी वर्निल दीवार कब बनाई गई थी? तो 150 किलोमीटर जो है लंबी वर्निल दीवार जो है सन 1951 सन 1951 में ये दीवार बनाई गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि जिस वर्ष के समाजवादी क्रांति के पश्चात USSR अस्तित्व में आया वो था सन 1917, याद रखिएगा सन 1917। अगला सवाल है, कहता है आपसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में सर्वाधिक थी। क्या थी प्यारे विद्यार्थियों? मैक्सिमम था, याद रखिएगा। और कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज की ही क्लास से सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। निश्चित रूप से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहन दोस्त जितने भी है सभी को करने का प्रयास करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? नहीं पे फोकस करना है। तो स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल CIS का जन्म, ये बिल्कुल इनके अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुध्रुवीय विश्व का पर्याप्त है? तो ये जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। विश्व में कोई महाशक्ति न हो, ये होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? तो विघटन का कारण कम्युनिस्ट पार्टी ने संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्रों में जन सामान्य को संतुष्ट रखा था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है कि दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? तो अमेरिका इसमें नहीं था, अमेरिका इसमें शामिल नहीं था, याद रखिएगा। और कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। चलिए, कहता है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? व्लादिमीर लेनिन जो था इसका संबंध किससे था प्यारे विद्यार्थियों? तो ये सोवियत संघ से था। किससे? सोवियत संघ, यानी आपके ऑप्शन नंबर बी में जो दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कथन से संबंधित नहीं है? आपको यहाँ पे पता है लोगों के विशेषाधिकार में वृद्धि, ये बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंड आपके एग्जाम के लिए काफी बार सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा। चलिए, 16 नंबर सवाल है जो निश्चित रूप से कल के पेपर में छपेगा, याद रखिएगा। प्यारे साथियों, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था? बताने का जरा प्रयास कीजिएगा यहाँ पे कि बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा कौन नहीं था। तो आपको हमने बताया था रूस। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। रूस जो है इसका हिस्सा नहीं था, याद रखिएगा। बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था। कल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और निश्चित रूप से कल के एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल होगा। कहता है कि विश्व राजनीति के 2 ध्रुवों कौन कौन थे? तो ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस। और कल के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन छपेगा निश्चित रूप से। अगला सवाल है कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? तो परिणाम जो होता है दूसरी दुनिया का अंत जो है सोवियत संघ का विघटन का परिणाम माना जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट से सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देने का प्रयास है। कहता है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? तो समाजवादी देशों पर ये मॉडल लागू किया गया, याद रखिएगा। चलिए, शॉक थेरेपी क्या परिणाम हुआ? शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? तो क्या था? साम्यवादी देशों का उद्योग चौपट हो गए थे इस परिणाम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कल के एग्जाम के लिए सारे प्रश्न काफी एमबीबीआई है, इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि फटाफट से लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर दे इस क्लास को ताकि सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। तो विघटित युगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो याद रखिएगा लिथुआनिया। ऑप्शन नंबर ए, ये देश जो था ये शामिल नहीं था। समाज क्रांति कब हुई? तो ये जो क्रांति है समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण से पहले हुआ और कल के एग्जाम के लिए से हम एमबीबीआई सवाल मानते हैं।
अगला सवाल की ओर चलते हैं। कहता है येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये रूसी गणराज्य के क्या थे? राष्ट्रपति था। लेनिन का जीवन काल माना जाता है। कल के एग्जाम के लिए निश्चित रूप से एमवीवीआई सवाल है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एमवीवीआई सवाल है, निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। 1870 से 1924 में लेनिन का जीवन काल माना जाता है। चलिए, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराया था। तो ये 1989 में दीवार को क्या किया था? गिरा दिया था। अगला सवाल है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जनता को आर्थिक आजादी थी उस समय, ये बिल्कुल गलत है, कोई आजादी नहीं दिया जाता था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो मध्य पूर्व में संकट इनका परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, सिर्फ आज के लिए आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस और आंसर की बात कीजिए, बाकी बात कोई ऐसी फॉल्ट बात नहीं कीजिए, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर, क्योंकि कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जनता को आर्थिक आजादी थी, हमने बताया, रिपीट क्वेश्चंस है और बार बार पूछे गए। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक था। तो बर्लिन दीवार का जो खड़ा किया जाना है शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और इसी के कारण शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। किसके कारण? बर्लिन दीवार जो खड़ा कर दिया गया था, इसी के कारण। तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा नंबर चैप्टर से और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध किससे कहा जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है? तो इराक, कुवैत, अमेरिका की लड़ाई जो था, यही प्रथम खाड़ी युद्ध कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है और निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। कहता है प्यारे साथियों, दूसरा नंबर सवाल कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने हेतु किस बात को अनुमति दे दी थी? तो बल प्रयोग करने का अनुमति यहाँ पे दिया गया था और कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, फोकस कीजिएगा। प्यारे साथियों, 3 नंबर सवाल है। कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किस कारण से दी थी? तो कुवैत को मुक्त कराने हेतु इराक पर बल प्रयोग की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया गया था, ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए, कहता है 4 नंबर सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कल के एग्जाम के लिए हाईलाइटेड क्वेश्चंस। कहता है कि समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देश के व्यवहार पर अंकुश लगा सके, ये गलत है, बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। कहता है प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था। हमने आपको बताया प्रथम खाड़ी युद्ध का जो संबंध था स्योवियत संघ, ईरान और अफगानिस्तान से था, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। चलिए, ऑपरेशन जेडट स्टार्म में मुख्य सेना किसकी थी? तो ये अमेरिका की थी। किसकी मुख्य सेना थी? अमेरिका की। अगला सवाल पे चलते हैं। कहता है शीत युद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में किसका उभार हुआ था? तो अमेरिका का हुआ था। किसका उभार हुआ था? अमेरिका का, याद रखिएगा। शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कहा जाता है। तो एक ध्रुवीय विश्व का दौर जो था, ये इनका प्रमुख दौर था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले और स्टडी विथ रवि चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही साथ पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि को ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्षव की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के साथ कब शुरू हुई? तो सन 1991, आपको पता ही है, उसी समय ये सोवियत संघ के साथ शुरू हुआ था। कहता है अगस्त 1930 ईस्वी में इराक ने किस देश पर हमला किया? किस पर हमला किया था? तो कुवैत पर। अगस्त 1930 की बात है प्यारे विद्यार्थियों, इराक ने कुवैत पर क्या किया था? हमला किया था। काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए और पूछा जा सकता है ये सवाल। चलिए, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो आपको पता ही है 1991। प्यारे विद्यार्थियों, 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ था। खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते? तो इसमें स्मार्ट बॉम्ब का प्रयोग किया गया, इसलिए इसको कंप्यूटर कहते। क्या बोलते हैं? स्मार्ट बॉम्ब का इसमें उपयोग किया गया खाड़ी युद्ध में, इसलिए कंप्यूटर युद्ध भी इसे कहा जाता है। खाड़ी युद्ध जीतने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ? तो खाड़ी युद्ध जीतने का श्रेय इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, किसको? संयुक्त राज्य अमेरिका को, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से। और अगला सवाल है कि 1992 ईस्वी के चुनाव में जॉर्ज बुश को किसने हराया था? तो क्लिंटन ने।
क्लिंटन ने उसको हराया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों आपसे, कहता है कि न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी का कब हमला हुआ था? तो ये जो हमला है सितंबर 2001, सितंबर 2001 में ये हमला किया गया था। कल के एग्जाम यानी 2 तारीख के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल होने वाला है, याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? बताइएगा। काफी बार ये सवाल पूछा गया है, कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है और निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे और बार बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चेन्नई याद रखिएगा। चेन्नई जो है प्यारे विद्यार्थियों ये राजधानी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरी तरह फटाफट से, ताकि आपको कोई भी कठिनाई बाद में ना हो और आप एग्जाम के समय भी सभी क्वेश्चंस को फटाफट से देख सके। कहता है 9/11 की घटना अमेरिका के लिए क्या स्थान रखती है? तो अब तक की सबसे बड़ी घटना 9/11 की घटना मानी जाती है अमेरिका में, याद रखिएगा। यानी 9 तारीख 11वां महीना का जो घटना है अमेरिका में सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो हमने आपको बताया था संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसमें राज्य की संख्या टोटल कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 50 है, याद रखिएगा। काफी ज्यादा एमबीबीआई सवाल है, कल के एग्जाम के लिए निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे। कहता है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। कौन? ब्रेजनेव। किस देश के राष्ट्रपति थे प्यारे विद्यार्थियों? सोवियत संघ, याद रखिएगा। कहता है पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ये जो है काफी ज्यादा एमबीबीआई है, कल के एग्जाम के लिए। कल ये निश्चित रूप से आपके पेपर में छपेगा, याद रखिएगा। क्या होगा? निश्चित रूप से आपके पेपर में छपेगा। वायरल क्वेश्चन समझ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये जो है पहला खाड़ी युद्ध है, किस वर्ष लड़ा गया था? 1991। 1991 में युद्ध लड़ा गया। ऑपरेशन जेडर्ट स्मार्ट किससे संबंधित है? हमने बताया प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। कहता है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो ये अमेरिका ने किया था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था, याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? आपको पता होगा, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है कि वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है प्यारे विद्यार्थियों? तो आपको यहाँ पे कथन दिया गया है, आपको पता ही होगा कि वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसे हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया, मतलब ये गलत है। ये वर्चस्व के बारे में गलत कथन है, याद रखिएगा। तो सही कथन क्या है? किसी एक देश की अगुवाई या प्रबल्य सही है। किसी प्रयोग प्राचीन यूनान में एंथेस की प्रधानता को चिन्हित करने हेतु किया जाता है, बिल्कुल। और वर्चस्व के देश की सैन्य शक्ति अजय होती है, ये राइट है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये इस प्रश्न के लिए गलत है, लेकिन आंसर तो नहीं पूछा गया है। इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? आक्रमण करने का वास्तविक उद्देश्य जो था उनका इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण पाना, इराक के तेल भंडार को अपने कब्जे में लेना प्यारे विद्यार्थियों। और ऐसे सवाल एमबीबीआई माने जाते हैं आपके फाइनल एग्जाम के लिए। कहता है कि सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में से किस लक्ष्य को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका? तो कानून व्यवस्था को बिल्कुल यहाँ पे नहीं प्राप्त कर सका उस युद्ध में। कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? तो जापान की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है और भारत की सबसे बड़ी लिखित संविधान माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए कहता है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा देश गलत है? तो जो देश गलत है, फाइनली हम लोग आंसर पे चलते हैं। कहता है इस कार्यवाही में पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ले ली गई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लास्ट तक बने रहे, सभी सवाल आपके फाइनल एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है और निश्चित रूप से कल के एग्जाम में सवाल आज के इस क्लास से पूछे जाएंगे। कहता है कि अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों मशहूर थे? तो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय था, इसलिए ये वहां मशहूर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। चलते हैं चौथा नंबर चैप्टर के फर्स्ट नंबर सवाल पे। कहता है कि यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का क्या था? सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था थी।
कौन? यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक साथियों दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक व्यवस्था मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है और आपके एग्जाम के लिए एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यता और अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था। तो ये जो है सन 1945 ईस्वी था, 1945 ईस्वी, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया? नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को अमेरिका ने जन्म दिया था। अमेरिका, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है कि किसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक एवं सैनिक प्रभाव जबरदस्त है? तो यूरोपीय संघ का। यूरोपीय संघ का सभी जबरदस्त है, वहां का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव भी जबरदस्त मानी जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन से प्यारे विद्यार्थियों कहता है कि विश्व राजनीतिक में दो ध्रुवीय व्यवस्था कब समाप्त हुई? तो सन 1990। सन 1990 में दो ध्रुवीय व्यवस्था जो था समाप्त हुआ था। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में आसियान का उद्देश्य किस रूप में हुआ? तो ये जो है शांतिपूर्ण और सहकारी व्यवस्था के रूप में किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। कहता है खुले द्वार की नीति से किस देश ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा? तो वो कौन था? चीन था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि सन 1949 में गठित यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? तो राजनीतिक सहयोग के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? राजनीतिक सहयोग। और एमबीबीआई सवाल है कल के पेपर के लिए। अगला सवाल की बात करते हैं। कहता है कि सन 1978 में ओपन डोर, खुले द्वार की नीति किसने चलाई थी? तो देंग सियाओपोंग ने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। काफी जटिल नाम ये होता है। अगला सवाल की बात करते हैं। पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों की सन 1945 के बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था पुनर्गठन में किसने मदद पहुंचाई थी? तो अमेरिका ने क्या किया था? मदद पहुंचाया था। अगला सवाल है कि अमेरिका ने नाटो के तहत किस अर्थव्यवस्था का आरंभ दिया या आरंभ किया? अमेरिका ने नाटो के तहत प्यारे विद्यार्थियों, तो नाटो के तहत जो अर्थव्यवस्था का आरंभ किया था सुरक्षा अर्थव्यवस्था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सुरक्षा अर्थव्यवस्था के तहत व्यवस्था प्रारंभ किया था किसने? अमेरिका ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है? यानी परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है तो नेपाल जो है, नेपाल के पास परमाणु शक्ति नहीं है, याद रखिएगा। नेपाल के पास क्या है? परमाणु शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे ज्यादा बात करें परमाणु शक्ति तो पाकिस्तान के पास है और चीन के पास भी है, लेकिन नेपाल जो है इसके पास परमाणु शक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आजादी की घोषणा कब हुई? तो बांग्लादेश के नेता के द्वारा जो है मार्च 1971 में नेताओं द्वारा आजादी की घोषणा हुई थी मार्च 1978 में। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था? तो याद रखिएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है 7 पार्टी अलायंस में नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है कि किस मुद्रा का वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका की 3 गुना ज्यादा है? तो यूरो। यूरो, याद रखिएगा। अगला सवाल की बात करते हैं। कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। कहता है यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य थे? सुरक्षा परिषद के क्या थे? अस्थायी सदस्य माने जाते हैं। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? तो ये सन 1979 में चुनाव लड़ा गया था। कब? सन 1979। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? प्यारे साथियों काफी एमबीबीआई है, कल के एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और हर एक साल पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से कल वाले पेपर में भी पूछे जाएंगे। अक्टूबर 1990, याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण इसी दिन हुआ था। अगला सवाल है कि नई मुद्रा यूरो को जानकारी 2002 में कितने देशों ने अपनाया था? तो 12 ऐसे देश थे जो अपनाया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कल के पेपर में निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे। कहता है प्यारे साथियों कि मार्च 1957 में किस संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया? रोम की संधि। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। कहता है इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन जो है खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
यूरोपीय संघ के झंडों में सितारों की संख्या बताइए। तो 12 ऐसे सितारे हैं जो यूरोपीय संघ के झंडा में पाए जाते हैं। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और कल वाले पेपर में सवाल निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। कहता है सार्स के सबसे बड़े देश का नाम बताओ। तो सार्स के सबसे बड़े देश जो है भारत है। भारत जो है सार्स के सबसे बड़े देश के अंतर्गत आता है। सार्स क्या एक प्रकार का संगठन है। सार्स क्या है एक प्रकार का संगठन है, आपको पता होना चाहिए। कहता है दक्षिण एशिया में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित किया गया। तो पाकिस्तान में सैनिक शासन सबसे पहले स्थापित किया गया था दक्षिण एशिया में। हम लोग एशिया महासागर में रहते हैं, आपको पता ही है। तो दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार रहा। नेपाल जो है माओवादी के संकट में काफी दिन रहा, लेकिन अभी बिल्कुल भी वहां माओवादी का सरकार नहीं चलता। चलिए कहता है कि आसियान वे या आसियान शैली क्या है। तो ये आसियान सदस्यों के अनौपचारिक एवं सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। कहता है सार्क अथवा सचेस क्या है। तो ये एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है, याद रखिए। चलिए 28 नंबर सवाल है, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो मार्शल योजना के नाम से जो जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए जो जबरदस्त मदद की थी, उन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कहता है मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था की गई। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ऑप्शन नंबर सी प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल की बात करते हैं। कहता है कि रोम की संधि में कितने देश शामिल हुए थे। तो आपको पता है यहाँ पे रोम की जो संधि थी, इसमें 6 ऐसे देश थे जो शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में अभी भी राजतंत्र है। तो राजतंत्र भूटान में अभी भी है, वहां राजा का सरकार चलता है। कहाँ पे? भूटान में, यानी राजतंत्र है। किस देश में सैनिक शासन है। तो सैनिक शासन जो है अभी तक कहीं नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से भारत में भी सैनिक शासन नहीं है, श्रीलंका और नेपाल में भी नहीं है, यानी कहीं भी सैनिक शासन नहीं है। और इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए 2024 यानी कल वाले पेपर में भी ये सवाल पूछे जाएंगे। कहता है भारत पाकिस्तान के मध्य कब सिंधु नदी जल संधि हुई। तो 1960 में इस पर बिल पास किया गया, सिंधु नदी जल संधि पे भारत पाकिस्तान के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन दक्षिण एशिया, सॉरी ऑप्शन था वो, चलिए हाँ 5 नंबर चैप्टर का पहला नंबर सवाल है। कहता है कि श्रीलंका से शांति सेना किस वर्ष वापस बुलाई गई। तो 1989 में श्रीलंका से शांति सेना बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं। तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और मालदीव, श्रीलंका, इस सभी जो देश है दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये सवाल काफी एमबीबीआई साबित हो सकता है कल के पेपर के लिए। अगला सवाल है कि मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब हुई। सन 1968 में। कब हुई थी? सन 1968। किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो सन 2005 के चुनाव के बाद जो है मालदीव का लोकतंत्र क्या हुआ था? मजबूत हो गया था। कहता है उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम श्रीलंका सेना के साथ सशक्त संघर्ष कब से रहा। तो सन 1983 के बाद ये संघर्ष चलता रहा। अगला सवाल की बात करते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज कब बुलंद हुई। तो 1983 में यहाँ पे उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई थी। कहता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ। तो सन 1988 और 1991 में ये क्या हुआ था? पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ था। कहता है कि दक्षेस के किस सम्मेलन में युक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुआ। 2000 ईस्वी में ये हस्ताक्षर किए गए थे, याद रखिए। अगला सवाल की बात करते हैं। कहता है भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ और बांग्लादेश को भी मुक्ति मिली। तो ये जो सवाल है काफी एमबीबीआई है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, कल वाले एग्जाम में भी निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे। सन 1971 का युद्ध आपको पता होगा, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन बांग्लादेश भी मुक्ति मिली थी इसी युद्ध के। तो किस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अधिक है। तो श्रीलंका का है। श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है काफी अधिक है। 11 नंबर सवाल है इस चैप्टर का। कहता है पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन का तख्ता पलटकर किन वर्षों में
सैनिक शासन पुनः स्थापित हो गया तो सन 1999 में तख्ता पलट किया गया था। अगला सवाल पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। 12 नंबर सवाल है, कहता है कि किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ, यानी राजा का शासन समाप्त हुआ? तो 2006 में राजतंत्र नेपाल का समाप्त हो चुका था। अगला सवाल की बात करते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल की फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से सारी प्रश्न सेम टू सेम आपसे पूछा जाएगा। तो कौन कौन से देशों ने मिलकर सन 1967 में आसियान की स्थापना किया? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस और थाईलैंड। याद रखिएगा, एक नजर घुमाते चलिए सभी क्वेश्चंस पर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है किस देश ने सन 1991 में पूर्व की ओर चलो की नीति अपनाई? तो ये भारत ने अपनाई थी। किसने? भारत ने अपनाई थी। अगला सवाल पे चलते हैं। कहता है दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो दक्षिण एशिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यह पूछा गया। तो दक्षिण एशिया में विभिन्न राजनीतिक प्रणाली का प्रवचन, ये गलत है। किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना गया? तो किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? चीन को नहीं माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। एमबीबीआई सवाल याद रख लीजिए, चीन को दक्षिण एशिया का संबंध नहीं माना जाता है, काफी बार पूछे गए सवाल है। कहता है संपूर्ण एशिया पद कितने देशों को इंगित करता है? 6 देशों को इंगित करता है। संपूर्ण दक्षिण एशिया प्रत्येक अर्थ में क्या है? तो वैविध्यपूर्ण है। क्या है? वैविध्यपूर्ण है। इंपोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल पे चलते हैं। कहता है पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का शासन है? आपको पता है लोकतांत्रिक एवं सैनिक दोनों प्रकार के पाकिस्तान में और बांग्लादेश में शासन चलता है। अगला सवाल है 6 नंबर चैप्टर्स का पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है और पूछा जा रहा है कि रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो WEP जो संगठन है, ये जिम्मेदारी इसी को ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश सदस्य है? तो 184 जो है देश सदस्य शामिल है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर प्यारे विद्यार्थियों 1945 में शामिल हुआ था भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो आपको पता है 1939 से 1945 तक प्यारे विद्यार्थियों द्वितीय विश्व युद्ध चला था। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछे गए। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं जिन्हें वोटों का अधिकार है? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका में क्या होता है? वोटों का अधिकार है। अगला सवाल की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? तो शांति एवं सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल 15 होती है। काफी बार रिपीट हो रहा है क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। अगला सवाल की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों के कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, 9 ईयर्स का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीश का कार्यकाल। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2006 तक कितने स्वतंत्र देश शामिल हुए? 192 ऐसे देश थे जो शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपको पता है 1945 में हुआ। 2006 में इजराइल ने किस देश पर आक्रमण किया था? लेबनान। याद रखिएगा, एमबीबीआई सवाल है, कल के पेपर में सेम टू सेम छपेगा। याद रखिए, लेबनान जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की बात करते हैं। कहता है लीग ऑफ नेशनल के उत्तराधिकारी के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। 14 नंबर सवाल है कि सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने प्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो 51 ऐसे देश थे जो प्रथम बार में ही हस्ताक्षर किए थे। याद रखिए। 15 नंबर सवाल इस चैप्टर का काफी इंपोर्टेंट। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य को आम सभा में कितने वोट डालने का अधिकार है? तो कम से कम एक ही वोट वो डाल सकते हैं आम सभा के चुनाव में। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह में किसका मानचित्र है? तो विश्व का मानचित्र उसमें बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक में विश्व का मानचित्र है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है 1945 में हुआ था। काफी बार ये सवाल पूछे जाते हैं, एमबीबीआई क्वेश्चन है। कल के पेपर में सेम टू सेम सवाल पूछे जाने की 100% संभावना बनती है। ग्लोबल वार्मिंग से औसत कितने डिग्री तापमान में वृद्धि होती है? जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो 1 डिग्री की वृद्धि हो जाती है, जो काफी ज्यादा होता है। अगला सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन विशेषाधिकार के विषय में नहीं है? तो इस शक्ति का प्रयोग महासचिव करता है जबकि यह किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं होता। ये बिल्कुल इसके विषय में नहीं है, गलत है।
ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो आपको पता है विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि है, याद रखिएगा तापक्रम वृद्धि होती है ग्लोबल वार्मिंग। ज्यादा प्रदूषण हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगता है, याद रखिएगा जो विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि होती है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इनमें से कौन नहीं थे तो कोफी अन्नान थे, बुतरस बुतरा बुतरस घाली भी थे और टाइगर इली थे, लेकिन मोइंतेसे तुंग जो था ये बिल्कुल भी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नहीं था। अगला सवाल है कि हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, यह कथन किसका है तो ये मार्क्स का कथन है, जो काफी अच्छी कथन इनकी थी। अगला सवाल की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कहता है मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है, यह किसका कथन है तो ये डेवर होल्ड का कथन है, याद रखिए। लास्ट तक जुड़े रहिए, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज करके जाएंगे जो कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी नहीं है तो बात करें यहाँ पे WHO का, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष एजेंसी नहीं माना जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य आते हैं तो 54 आते हैं, याद रखिए। कल के एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल सेम टू सेम पूछे जाएंगे। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया तो शांति स्थापना के लिए ये आवाज उठाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु वायुयान दुर्घटना में हुई तो डैग हैमरशोल्ड जो है इसकी जो है महासचिव की मृत्यु जो है वायुयान दुर्घटना में हो गया था, याद रखिएगा और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था तो ये जो संकट है 1962 में उत्पन्न हुआ था क्यूबा संकट। अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है तो इटली जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन दक्षेश का सदस्य नहीं है तो चीन यहाँ पे दक्षेश का सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं 10 ऐसे सदस्य हैं जो अस्थायी माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं आपको पता है, टोटल के टोटल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ तो कांगो के गृह युद्ध में हुआ था शांति निर्माण की विधि का प्रयोग, याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनवाया संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कल के एग्जाम के लिए MBBI क्वेश्चन साबित होगा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है तो हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। परमाणु अपसार संधि कब अस्तित्व में आई 1968 में। 1968 में परमाणु अपसार संधि यहाँ पे अस्तित्व में आया था। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई तो ये ब्राजील में हुआ था, याद रखिएगा। कहता है दक्षेश का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ तो फटाफट से आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे सभी भाई बहन दोस्त के पास, सभी जितने भी ग्रुप है सभी में, क्योंकि कल आपका क्या है लास्ट पेपर होने वाला है इस राजनीतिक शास्त्र का और सभी प्रश्न आपको यहीं से आने वाले हैं। विश्वास के साथ सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सम्मेलन जो है बांग्लादेश में। संयुक्त राष्ट्र प्रबंधन की रचना किसने की थी तो LD रूजवेल्ट, आपको पता ही है। अगला सवाल है कौन कथन गलत है तो आपको पता ही है साधारण सभा के सदस्य स्वतः ही सभी प्रमुख अंगों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुछ बड़ा क्वेश्चंस भी है उसको भी डील करना जरूरी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एजेंसी सुरक्षा और परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से जुड़ी है वो संयुक्त राष्ट्र की निस्त्रीकरण कमेटी के अंतर्गत ये आता है। चलिए ग्लोबल वार्मिंग किसके फैलाव के कारण होता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर फैलाव हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, जो काफी घातक मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945। ये दिन आपको याद रखना है, काफी MBBI ये सवाल होगा। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस देश के उत्तराधिकारी के रूप में सेवारत है तो व्यापार एवं तट कर पर सामान्य समझौता के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी तो प्यारे विद्यार्थी 1956 में परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना किया गया था। अगला चैप्टर्स का पहला नंबर सवाल है कि उपनिवेशों का आजाद होना कब से कब प्रारंभ हो गया तो सन 1940 के दशक के उत्तराधिकार से ये प्रारंभ हो गया था। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक
तत्व और शक्ति संतुलन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध किससे है? मित्र देशों की रक्षा से है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कितने युद्ध हुए जिसमें एक तिहाई युद्धों के लिए जिम्मेदार था? तो शीत युद्ध जो था ये जिम्मेदार था, ऑप्शन नंबर बी राइट था। शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ? आपको पता है प्यारे साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शीत युद्ध की प्रारंभ हुआ था। काफी बार सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है सन 1950 के दशक में फ्रांस को किससे जोड़ना पड़ा? तो वियतनाम से जोड़ना पड़ा। किसको? फ्रांस को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 1960 के दशक में ब्रिटेन को किसने जूझना पड़ा था? तो ये केन्या बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। कहता है सुरक्षा धारण के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुई? तो रासायनिक हथियार संधि जो है 1995 में कराया गया था। कब? 1995। कौन सी संधि सुरक्षा की परंपरागत धारणा नहीं है? तो सामाजिक अस्त्र के परिसीमन संधि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। कहता है कि पिछले 10 वर्ष में जितने लोग विदेशी सेना से मारे गए उसकी तुलना में इनमें से कोई नहीं होगा। लोग खुद अपनी सरकारों में मारे गए, ये गलत हो सकता है। भूखमरी से मरे, महामारियों से भी मर सकते हैं, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है। तो मानवता की रक्षा का यहाँ पे व्यापक जो अर्थ होता है प्यारे साथियों, अभाव और भय से मुक्ति। अभाव और भय से मुक्ति जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिख रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है विश्व में लगभग 200 देश के लगभग 7 अरब जनसंख्या सुरक्षा के संबंध में वैकल्पिक है, विभिन्न धारणा रखते हैं। दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। सुरक्षा के व्यापारिक अवधारणा में सैन्य खतरों को किस देश के लिए माना जाता है? सबसे ज्यादा खतरनाक सैन्य खतरा माना जाता है। किसी भी युद्ध में नुकसान होता है तो सैनिक और जान माल का सबसे ज्यादा नुकसान किसी भी युद्ध में होता है, क्योंकि युद्ध में यह नहीं कहा जाता है कि आप आम नागरिक को मारिए। युद्ध सिर्फ सैनिक और के बीच होती है, लेकिन सिर्फ सैनिक के बीच ना होके जान माल की भी खतरा उससे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन से विकल्प ठीक नहीं है? तो आत्मसमर्पण करना ये ठीक हो सकता है। दूसरे पक्ष की बात बिना युद्ध के मान लेना ये भी हो सकता है, और युद्ध ठान लेना और अपनी रक्षा करना ये भी हो सकता है। युद्ध को नजरअंदाज करना ये गलत साबित हो सकता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया था? आपको पता है प्यारे साथी, यहाँ पे 11 सितंबर 2001। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। विश्व की वर्तमान जनसंख्या क्या है? आपको पता ही है 6 अरब 20 करोड़ है, और भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है। भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक सैन्य क्षमता, और सुरक्षा नीति का दूसरा घटक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कायदों एवं अवस्थाओं का मजबूत करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। सन 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की अवधारणा उभरने के कौन से कारण है? तो एड्स एवं ब्लड फ्लू जो था ये मुख्य कारण माना जाता है। सुरक्षा धारण के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुआ? तो सन 1972 में यह संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि विश्व राजनीतिक में प्रत्येक देश की सुरक्षा और दायित्व व्यवहारिक रूप से किसे करना पड़ता है? स्वयं प्रत्येक देश कहते हैं। सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खतरे से मुक्त रहना ही सुरक्षा का अर्थ है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। सुरक्षा की परंपरागत धारणा कौन से तत्व नहीं है? तो निस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास बहाली राइट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? आपको पता ही है 2001 में किया गया। कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता WC पर हस्ताक्षर किए गए? 155 देश। आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, काफी MBBI सवाल साबित होगा। किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की तुलना कहीं कल्पना नहीं कर सकते? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और ये जो कल्पना वाली सवाल है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुल कितने देश आते हैं? आपको पता ही है, यहाँ पे 15 देश सुरक्षा परिषद के अंतर्गत आते हैं। कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि है? तो सभी इस प्रकार की अस्त्र नियंत्रण संधि है। चलिए, पर्यावरण संबंधी लिटमस टू ग्रेथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी? तो क्लब ऑफ रोम ने लिखा था।
फिलीपींस ने हरित संगठनों द्वारा किसे बचाने की मुहिम चलाई, तो तारोर एवं अन्य शिकारी पक्षियों ने चलाई थी। सिर्फ आप सभी क्वेश्चंस पर एक नजर डालते चले। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस के उत्परिवर्तन से। खाड़ी देश में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ स्थित है, तो सऊदी अरब में सबसे ज्यादा तेल का भंडार पाया जाता है। पर्यावरण के मसले कब जोर पकड़े, तो ये जो है 1960 के दशक से ये जोर पकड़ लिया था। ओजोन की परत में छिद्र होना क्या कहलाता है, वायुमंडल के ऊपरी परत में ओजोन की कमी होना ही ओजोन परत के छिद्र होना कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट होगा। अगला सवाल है कि प्रथम बंध विरोधी आंदोलन दक्षिण गोलार्ध में कब प्रारंभ हुआ, 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, आपको पता है विकसित देश का सबसे ज्यादा हिस्सा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में है। क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता में किस देश को अलग नहीं किया जा सकता, तो रूस को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। कहता है भारत द्वारा क्योटो 1977 में कब हस्ताक्षर और अनुमोदन किया गया था, तो याद रखिएगा 2002 में अनुमोदन उस पर किया गया। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांत के चलन में वनों की कुछ हिस्सों को नहीं काटा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्राकृतिक वन जलवायु जल चक्र को संतुलन रखना है, इससे धरती में जैव की समानता बनी रहती है, याद रखिएगा। धरती के ऊपरी वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में लगातार कमी बनी रहती है, ओजोन, यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास से मुद्दे पर केंद्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, ब्राजील में। और आज का ये सेकेंड लास्ट सवाल हो सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ हुए, जिसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवक संगठन और अन्य बहुराष्ट्रीय नियमों में भाग लिए थे। 1992 में ये ब्राजील में सम्मेलन हुआ था। चलिए 16 नंबर है कि रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वांछित संबंध से नियमचारा भी तय हुए, जिसे एजेंडा 21 में बताया गया है। और सांझी संपदा का प्रबंधन किसके द्वारा किया गया, आपको यहाँ पे पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा ये किया गया। चलिए कुछ प्रश्न है जो आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, सभी को आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले प्लीज सभी क्वेश्चंस को एक बार, इस वीडियो को एक बार घुमा लीजिए। 2x की स्पीड में सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर्स को और हमने छोड़ा है जो आप पीडीएफ के माध्यम से देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, प्रोवाइड वहां पे आपको कर दिया जाएगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपका पेपर सोल्यूशन लेके फिर से कल की क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, एग्जाम में 4 कर आए।